Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, If you ma'am. if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. No. No, ma'am, no problem. Okay. तो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। हमने देखा था कि पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इन्होंने बनाया था डेवलपमेंट करने के लिए वो 1951 में किया था। सेकंड वाला जो था वो 1956 में था और थर्ड वाला जो था वो 1961 में था। फोर्थ वाला जो उनको 1966 में करना था स्टार्ट, वो इन्होंने छोड़ दिया था और एक प्लान हॉलीडे ले लिया था, क्योंकि जो चीज इन्होंने डेवलपमेंट के लिए बनाई थी और उसको फॉलो भी करी, बट उसके बावजूद भी इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस झेल रहा था। बहुत ज्यादा दिक्कतों में था इंडिया उस समय। ठीक है, अब इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56 सो टू गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से निकलने के लिए ही ये चीज की गई थी। पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो सेट किया गया था। ठीक है, K.N. Raj, a young economist involved in drafting the plan, argued that India should hasten slowly for the first 2 decades, as a fast rate of development might endanger democracy. अब जो हमारे यहाँ पे ये चीज की गई थी कि भाई हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा थी उस समय में, तो इन्होंने सेट किया था ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की 5 साल के अंदर हम क्या क्या चीजें करेंगे, कौन कौन सी चीजों पे इन्वेस्ट करेंगे और उससे हमें ये फायदा होगा कि हमारे यहाँ की गरीबी कम होगी। ये इनकी सोच थी उस समय की। लेकिन वहाँ के जो यंग इकोनॉमिस्ट थे यानी अर्थशास्त्री थे K.N. राज, उन्होंने बोला, वो इन्वॉल्व थे इस प्लान को ड्राफ्ट करने में। उन्होंने ये चीज रखी थी कि इंडिया को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए पहले 2 डेकेड्स तक, क्योंकि अगर वो एकदम फास्ट रेट रखेंगे डेवलपमेंट की तो उससे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ सकती है। ये उनका मानना था। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। जो पहला 5 साल का प्लान बनाया था इन्होंने, वो बेसिकली किस चीज के लिए था? जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके लिए था। ठीक है, वहां पर अधिकतर ये लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे? डैम्स यानी बांध बनाना चाहते थे, और इरिगेशन सेक्टर जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज हिट हार्डेस्ट बाय पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन, क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ का जो बिल्कुल एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचा था जब पार्टीशन हुआ था, और सबसे ज्यादा अटेंशन की वही जरूरत थी। मतलब उस चीज पर, उस सेक्टर पर ध्यान देने की बहुत जरूरत थी कि इनको किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजादी के बाद में खाने की भी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। गेहूं नहीं था, फिर सस्ते दामों पर हमने दूसरे देशों से गेहूं लिया था। मतलब सस्ते दामों पे तो नहीं, जो गेहूं भेजा गया था वो काफी खराब क्वालिटी का था। कहा जाता है ऐसा, जो आपके सुना होगा आपने भी अपने एल्डर से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, कि जो उस समय में उनके यहाँ पे जो प्रोवाइड कराया गया था गेहूं, वो एकदम लाल रंग का था, खराब क्वालिटी का था, और उसके भी दाम अच्छे लिए थे अमेरिका ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खाने की शॉर्टेज थी, यानी कि बिल्कुल अर्थ व्यवस्था इतनी खराब थी कि यहाँ पे ये लोग खाना भी जो है वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और प्रोडक्शन इतना नहीं था। इस वजह से huge allocations were made for large scale projects like the भाखरा नागल डैम। बड़े बड़े allocations किए गए, यानी कि सेटअप किए गए, जिससे ये जो प्रोजेक्ट है भाखरा नागल डैम उसको प्रॉपर डेवलप कर सके। द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्री एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। अब जो यहाँ पे प्लान था उसने, जो यहाँ पे डिफरेंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरह की जमीनें हैं पूरी कंट्री के अंदर, और कौन सी चीज जो है वो एक ऑब्स्टेकल की तरह देखी जा सकती है, मुसीबत या एक बाधा की तरह देखी जा सकती है इस एग्रीकल्चरल ग्रोथ में, उसको आइडेंटिफाई किया था इन लोगों ने इस प्लान के तहत। It focused on land reforms as the key to the country's development. अब यहाँ पे ये लोग फोकस कर रहे थे कि हमें लैंड रिफॉर्म करना है, यानी कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करना है, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। तो हर जो चीज हमने पहले पढ़ी है कि भाई कैसे जमींदार लोगों से जमीन लेकर के लोगों में बांटी गई थी, जिनके पास में खेत खलियान नहीं थे उनको दी गई थी, जिससे वो उस पर खेती कर सकें। उनको फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए थे कि जिससे वो अच्छे
क्वालिटी के उनको प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए गए थे, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। उस चीज के लिए सारी ही, आप अगर ये चीजें देखेंगे तो वो एक दूसरे से लिंक्ड है, कि कैसे जमींदारों से जमीन ली और फिर ला करके यहाँ पे बांटी गई, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका दोबारा से। लैंड रिफॉर्म की कैटेगरी में यही चीज आती है अधिकतर, और वो क्यों किया गया था? सिर्फ देश की डेवलपमेंट के लिए किया गया था। इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. No, ma'am. Okay. One of the basic aims of the planners was to raise the level of national income. जो बेसिक उद्देश्य था इन लोगों का जिन्होंने प्लानिंग करी थी, कि हमारे देश की नेशनल इनकम जो है वो उसका लेवल बढ़े, which could be possible only if the people save more money than they spent. और ये तभी पॉसिबल था जब लोग बाग ज्यादा पैसा खर्चा ना करके पैसा सेव करें. As the basic level of spending was very low in 1950s, it could not be reduced anymore. क्योंकि जो बेसिक लेवल था पैसे खर्च करने का वो ऑलरेडी बहुत कम था, इससे ज्यादा कम वो नहीं कर सकते थे खर्चा. सो द प्लानर्स सो टू पुश सेविंग्स अप. तो प्लानर्स ने कोशिश करी कि अब सेविंग्स जो है वो करवाई जाए. And that too was difficult as the total capital stock in the country was rather low compared to the total number of employable people. अब ये चीज जो थी करवाना कि लोगों की सेविंग्स हो, ये उद्देश्य से जो भी उन्होंने काम करना था वो भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जो कैपिटल स्टॉक था पूरे कंट्री का वो वैसे ही बहुत ज्यादा लो था जितने लोग काम कर रहे थे उनके कंपैरेटिवली. यानी कमाने वाले लोग ऑलरेडी बहुत कम थे, तो उनकी सेविंग्स जो थी, अब परिवार बड़े हुआ करते थे उस समय में, एक घर में 4-5 बच्चे हुआ करते थे, इस तरीके से रहते थे, और कमाने वाला एक ही है, तो ऑब्वियसली बात है वो सेविंग कहाँ से करेगा? सारे पैसे तो उसके खर्च हो जाएंगे. तो वही चीज एक बड़े लेवल पे कंपेयर करते हुए बताई गई है कि जो ज्यादा अमाउंट में जो कैपिटल स्टॉक था वो उसको मेंटेन करना, जितने एम्प्लॉयबल लोग थे उनके कंपैरेटिवली, तो वो बहुत मुश्किल हो पा रहा था. Nevertheless, people's savings did rise in the first phase of the plan's process until the end of the third 5-year plan. पर फिर भी हुआ ये कि पहला जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसके अंदर ये चीज इम्प्रूव हुई, लोगों की थोड़ी सेविंग्स बढ़ने लगी. ये जब तक चला जब तक कि थर्ड 5-year प्लान रहा. ठीक है, तो 3 5-year प्लान जो रहे हैं उसमें थोड़ा सा ये चीज ठीक हुई थी. But the rise was not as spectacular as was expected at the beginning of the first 5-year plan. लेकिन ये जो राइज हुआ था ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितनी उम्मीद की गई थी. ठीक है, जब ये 5-year प्लान वाली चीज शुरू हुई थी तब जो उम्मीद की गई थी उतना ये नहीं हो पाया था अच्छा सेविंग्स वाली चीज. लेटर फ्रॉम द अर्ली 1960s till the 1970s the proportion of savings in the country actually dropped consistently. बाद में जाकर के 1960s से का जब दौर आया, 1960s से 1970s का ये जो प्रोपोर्शन था सेविंग्स का ये एकदम से नीचे गिरता चला गया, क्योंकि उस समय में अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, भले ही हमने डेवलपमेंट के प्लान जो है वो फॉलो कर रखे थे. ठीक है, समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत आपको? No, ma'am. No, ma'am. ओके. ओके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि एकदम से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया है उसका क्या यहाँ पर रोल रहा है. जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा था कि भाई हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी है. एक टीम बिठाई गई थी इकोनॉमिस्ट और प्लानर्स की, और पीसी महालानोबिस जो है वो लीड कर रहे थे इस टीम को. फर्स्ट प्लान जो था उसके अंदर बहुत ही शांति से और उन्होंने काम किया था. सेकंड जो था उसमें वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे थे. ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने करी थी सेकंड 5-year प्लान के अंदर, इसमें ये सेट करना चाह रहे थे कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जिससे क्या फायदा होगा? इंडस्ट्रीज लगाने का मेन बेसिक उद्देश्य ये रहता है कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रोडक्शन हो, चीजें बिके, कुछ फायदा हो, वो ही एम रहता है, और डेवलपमेंट हो. जितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होता जाता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उतना ही ज्यादा जो है देश डेवलप कहलाता है. जैसा कि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर की शुरुआत में भी डिस्कस किया था. अब ये पीसी महालानोबिस जो है उनके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. साइंटिस्ट रहे हैं, स्टेटिस्टिशियन रहे हैं, इंटरनेशनल रिप्यूट रहे हैं, फाउंडर रहे हैं इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के. ठीक है, 1931 में आर्किटेक्ट रहे हैं सेकंड प्लान के, सपोर्टर रहे हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और उन्होंने एक्टिव रोल प्ले किया है पब्लिक सेक्टर के अंदर. अब जब
ये खुद ही साइंटिस्ट और स्टेटिस्टिशियन रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली बात है इनका काम जो है वो अलग लेवल का ही होगा, काफी पढ़े लिखे रहे हैं ये, तो उन्होंने उसी हिसाब से कोशिश करी है इम्प्रूव करने की। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द सेकंड 5 year plan stressed on heavy industries. It was drafted by a team of economists and planners under the leadership of PC Mahalanobis. If the first plan had preached patience, the second wanted to bring out quick structural transformation by making changes simultaneously in all possible directions. पहला जो था प्लान उसमें शांति से उन्होंने काम किया था, सेकंड जो है ये कोशिश कर रहे थे इसके अंदर एकदम से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया जाए, वो भी साइमल्टेनियसली, यानी कि सब जगह एक साथ सारी पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर। Before this plan was finalized, the Congress Party at its session held at the Avdi near the Madras city passed an important resolution. इस प्लान से पहले ही जब इसको फाइनलाइज किया गया, तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक सेशन लिया था, जगह का नाम बताया, मद्रास सिटी के पास में एक जगह थी अवधि, ठीक है, वहां पे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में क्या था? It declared that socialist pattern of society was its goal. अब वहां पे उन्होंने ये चीज पास करी थी कि भाई सोशलिस्ट पैटर्न जो है समाज का, वो उनका भी गोल हो गया है, जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर, वन पार्टी जो डोमिनेंस वाला चैप्टर था एरा, उसके अंदर हमने अलग अलग पार्टीज के बारे में पढ़ा था। वो इसीलिए पढ़ा था कि यहाँ पे जिससे आगे जाकर के आपको समझ आ सके कि सोशलिस्ट पार्टी जो हुआ करती थी, उनका जो उद्देश्य रहा करता था, उसको इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इंक्लूड कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिससे अब दूसरी ऑपोजिशनल पार्टी, स्पेशली सोशलिस्ट पार्टी जो है, उनके पास में कोई पॉइंट नहीं रह जाए इनके खिलाफ बोलने का। तो यहाँ पे उस जगह का नाम दिया गया है और बताया गया है कि कब इन लोगों ने उनके जो गोल थे उसको अपनी ही पार्टी के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था और उनका मुंह बिल्कुल बंद कर दिया था। दिस वॉज रिफ्लेक्टेड इन द सेकंड प्लान, और यही चीज जो है सेकंड प्लान के अंदर भी कहीं ना कहीं झलक उसकी दिख रही थी। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड सब्सटेंशियल टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब कुछ सरकार ने सब्सटेंशियल टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए थे, टैक्स लगाने शुरू कर दिए थे जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही थी, जिससे यहाँ का डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। Such protected environment help both public and private sector industries to grow. अब इस तरह का जब माहौल वहां पे पैदा कर दिया गया था, तो उस तरह से पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही इंडस्ट्रीज जो है अच्छे से फल फूल रही थी। As savings and investment were growing in this period, a bulk of these industries like electricity, railways, steel, machineries, and communication could be developed in the public sector. अब वहां पे सेविंग्स बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा था। जब ऑब्वियसली पता लोगों के पास सेविंग्स होंगी तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे आगे जाकर के। तो उस समय में, उस पीरियड में काफी ज्यादा बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की गई, भले वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके हो, रेलवेज हो, स्टील हो, मशीनरीज हो या कम्युनिकेशन हो, सारी चीजें जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रॉपरली डेवलप की जा रही थी। Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in India's development. इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह का जो ये एक तरीके से पुश किया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, उससे हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट आया था, एक बदलाव आया था। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये स्टार्टिंग वाला वापस बता दीजिए यहाँ था। सेकेंड 5 year प्लान जो है उसमें हैवी इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे थे। ये हर साल के लिए इन्होंने 5 years प्लान जो है वो सेट कर रखा था कि पहले वाले में हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, दूसरे वाले में हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे थे ये। यहाँ पे इस प्लान को बनाने के लिए प्रॉपर प्लानर्स और जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको बिठाया गया था, और ये सब काम कर रहे थे जो यहाँ पे साइंटिस्ट रहे हैं, पीसी महालानोबिस, इनके अंडर काम कर रहे थे। पहला प्लान जो है उसको बहुत ही पेशेंटली बनाया गया था, पहला वाला जो था जिसमें एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया था। दूसरा वाला जो था उसके अंदर इंडस्ट्री सेटअप की जानी थी, जिस भी पॉसिबल हो, जिस भी डायरेक्शन हो, भले वो रेलवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्टील हो, कम्युनिकेशन हो, जिस भी फील्ड में हो सकता है उस फील्ड में वो इंडस्ट्रीज लगाना चाह रहे थे। इसी समय की बात है जब ये प्लान पूरी तरह फाइनलाइज हुआ ही था, ठीक है, उसको करना बाकी था फाइनलाइज। कांग्रेस पार्टी ने एक सेशन लिया और उसके अंदर उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया कि सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी को लेकर के, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी वाले जो चीज है
ठीक है, वो जो कोशिश कर रहे थे कि भाई वर्कर्स और इनके ये काम करने की, वो चीज हम अपना, हमारा भी वही गोल है, हमारा भी वही एम है, और वो कहीं ना कहीं इस सेकंड प्लान के अंदर भी दिख रहा था, क्योंकि रूलिंग पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। तो उन्होंने इस तरीके से डिक्लेयर किया इस रेजोल्यूशन के अंदर, और फिर उन्होंने वो चीज करके भी दिखाई सेकंड प्लान के अंदर। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हर पॉसिबल फील्ड के अंदर और लोगों को रोजगार दिया। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। अब है इट हाउ एवर हैड इट्स प्रॉब्लम एज वेल। अब ऑब्वियसली बात है कि हर चीज के अंदर कोई ना कोई दिक्कत तो आती है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ परेशानियां आई थी। इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी काफी बैकवर्ड थी उसकी, भले ही वो फॉरेन एक्सचेंज वाली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे जो ग्लोबल मार्केट के अंदर थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें एकदम से अडेप्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, it, however, had its problem as well. India was technologically backward, so it had to spend precious foreign exchange to buy technology from the global market. अब क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी अच्छी नहीं थी, इसलिए इनको सामान खरीदना पड़ रहा था फॉरेन से। ठीक है, और उसके लिए इनको अच्छी मात्रा भी में पैसे भी खर्च करने पड़ रहे थे। दैट अपार्ट एज इंडस्ट्री अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, इसके कारण ही इंडस्ट्रीज में जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था बजाय एग्रीकल्चर के। द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड लार्ज। अब क्या हुआ था इसके कारण, अब जब एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस वाले प्लान में, तो यहाँ पे खाने की जो है वो कमी हो गई थी। द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। अब जितने भी इंडियन प्लानर्स थे वो इस चीज के अंदर बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, ना तो इंडस्ट्रीज ना एग्रीकल्चर, दोनों के बीच में ही वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। थर्ड प्लान वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड, और जो तीसरा प्लान था वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं था सेकेंड वाले से। Critics pointed out that the plan strategies from this time around displayed an unmistakable urban bias. अब जितने भी क्रिटिक्स जो क्रिटिसाइज करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, अपनी जजमेंट पास करते हैं, उन लोगों ने इस चीज को लेकर के अपनी बताया, इस प्लान को लेकर के बोला कि इसकी जो स्ट्रेटजीज है वो अनमिस्टेकेबल अर्बन बायस, यानी कि एक तरीके से अर्बन एरियाज जो होता है वहां पे जो डिस्क्रिमिनेशन है उस तरीके से उस चीज को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, others thought that the industry was wrongly given priority over agriculture। यहाँ पे कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये अनबायस्ड तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, अनबायस्ड नहीं, बायस्ड तरीके से काम कर रहे हैं कि ये शहरीकरण पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय एग्रीकल्चर फील्ड के। दूसरे जो थे उनका मानना ये था कि इंडस्ट्रीज जो है उस others thought that industry was wrongly given priority over agriculture। दूसरों का मानना ये था कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एग्रीकल्चर की बजाय। There were also those who wanted focus on agriculture related industries rather than on heavy ones। और वहां पे कुछ लोगों का मानना ये भी था कि भाई ऐसी चीजों पर काम किया जाए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय दूसरे हैवी वंस, यानी कि जो दूसरे तरह की इंडस्ट्रीज होती है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे तीन तरह के पॉइंट आपके सामने निकल के आए हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जिनके ऊपर लेकर के कि पहला तो था शहरीकरण हो रहा है, ठीक है, बायस तरीके से हो रहा है, यानी कि भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें। ठीक है, और ये पॉइंट प्लान जो है उसकी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल इसी तरह की है, यानी कि अर्बन एरियाज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, रूरल एरियाज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरे जो लोग थे उनका मानना था कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना बजाय एग्रीकल्चर के, ये गलत है। तीसरे लोग कह रहे थे कि भाई एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए बजाय दूसरी चीजों के जो इंडस्ट्रीज होती है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। नो मैम। ओके, नो मैम। अब है ये एक आपके सामने मेजर हेड्स ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स के अंदर पहले जो चीजें देखी जा रही हैं रेड कलर से वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की है, सेकंड वाली जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट देखिए किस तरह का यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे 15.1 फर्स्ट वाले में इतना ज्यादा किया है और सेकंड वाले में एग्रीकल्चर पर बिल्कुल कम किया है। ठीक है, 11.8 ही किया है। फिर इरिगेशन और फूड कंट्रोल पे देखें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 17 तक रहा है इनका, और फिर बाद में 10.1 यहाँ पे भी डिक्लाइन आया है। फिर इंडस्ट्री और माइनिंग में फर्स्ट वाली जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें कम इन्वेस्टमेंट किया था, सेकंड वाले में ज्यादा किया। पहले वाले में सिर्फ 7.6 था, सेकंड वाले में 18.5।
फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में पहले 23.6 था और बाद में 28.9 तक किया है। पावर को लेकर के देखा जाए तो 11.1 और 8.9। फिर उसके बाद में सोशल सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एक्सेट्रा, इस पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर 22.6% इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और सेकंड 5 ईयर प्लान में 19.7। और मिसलेनियस में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहले में 3% था, बाद में 2.1%, यानी कि जिन चीजों में इन्होंने पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था उनमें डिक्लाइन आता जा रहा था सेकेंड ईयर में, और जो चीजों में पहले कम किया था, जैसे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीजें जो है, कम्युनिकेशन या इंडस्ट्रीज जो है, इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। 7.6 और 18.5 बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो यही चीज यहाँ पे देखी जा रही थी। अब है कि controversies, the strategy of development followed in the early years raised several important questions. Let us examine two of these disputes that continue to be relevant. अब strategy जो थी डेवलपमेंट को लेकर के, उसके जो शुरुआती सालों में, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठे हैं, दो डिस्प्यूट्स उठे थे जो उस समय में, उनके बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चरल वर्सेस इंडस्ट्रीज। वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन अ बिग क्वेश्चन, हमने पहले ही इस क्वेश्चन को टच कर लिया है कि एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, दो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, यानी पब्लिक रिसोर्सेज जो है वो किस चीज में ज्यादा लगाने चाहिए। ये इस तरह का क्वेश्चन उठेगा इसके अंदर। वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन अ बिग क्वेश्चन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, which one should attract more public resources in a backward economy like that of India। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो ये है कि इंडिया की जिस जिस तरीके से इंडिया की बैकवर्ड इकोनॉमी चल रही है, यानी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही है, बिल्कुल कमजोर पड़ी हुई है, इस समय में, इस तरह की इकोनॉमी में किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको हमें ज्यादा कहाँ पे लगाना चाहिए, इंडस्ट्रीज में लगाना चाहिए, एग्रीकल्चर में लगाना चाहिए। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development। काफी लोगों का मानना था कि जो दूसरे 5 साल का जो हमारा प्लान था उसमें एग्रेरियन स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं थी, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें के लिए कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। And the emphasis on industry caused agriculture and rural India to suffer। और यही कारण रहा है कि ज्यादा इंडस्ट्री पर ध्यान देने की वजह से हमारे देश का जो एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया जो है उसको सफर करना पड़ा, यानी उसको चीजें देखनी पड़ी, खराब चीजें देखनी पड़ी। Gandhian economists like J.C. Kumarappa proposed an alternative blueprint that put greater emphasis on rural industrialization। अब यहाँ पे नाम दिया गया है, गांधीयन इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि गांधी जी के फॉलोअर थे एक तरीके से, J.C. कुमारप्पा। इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दिया था इस चीज का कि आप एक ऐसा, इन्होंने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया था, एक ऐसा प्लान तैयार किया गया था जिसमें ये रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दे रहे थे कि गांव के अंदर इंडस्ट्री सेटअप करो, उससे उनका भी विकास होगा और तुम्हारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो जाएंगी। चौधरी चरण सिंह, a Congress leader who later broke from the party to the form भारतीय लोक दल, forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of planning for India। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। पहले थे J.C. कुमारप्पा, इनके बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। तो दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह जो कि कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और भारतीय लोक दल बना लिया था कुछ समय बाद में। ये बेसिकली फोकस कर रहे थे, इनका मानना ये था कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसको सेंटर लेकर के चलो इंडिया की प्लानिंग के अंदर। He said that the planning was leading to creation of prosperity in urban and industrial section at the expense of the farmers and rural population। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। इनका मानना ये था कि भाई ये जो प्लानिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, इससे अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्शन में तो बहुत फल फूल रहा है, वहां तो बहुत अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन उसकी कीमत जो चुकानी पड़ रही है, क्योंकि एवरीथिंग एज अ प्राइस, सब चीजों की कीमत होती है, उसकी प्राइस जो है वो क्या रही है कि हमारे जो गरीब किसान है और जो रूरल पॉपुलेशन है उनको बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है, उनके इस वो एकदम डिक्लाइन होते जा रहे हैं, गरीबी में आते जा रहे हैं, और फायदा सिर्फ अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्शन को हो रहा है। तो ये इनका स्टेटमेंट था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, No, सो ma'am. दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कल कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। मैं आपको लिंक भेज रही हूँ आपकी सेकंड क्लास के लिए।